हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से राज साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग खूब जो है कि बायोलॉजी के वीडियोस जो है बायोलॉजी के चैप्टर के वीडियोस, बायोलॉजी चैप्टर 1 के वीडियोस, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग फुल हिंदी मीडियम के बारे में, पूरा हिंदी मीडियम से और आसानी से एकदम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के प्रकार के बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, और सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोग को रोजाना मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियोस रोजाना अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, हाँ कभी कल टेक्निकल एरर आ जाए तो उसके कारण नहीं हो पाती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वीडियो जो होती हैं वो रोजाना क्या होती है कि यहाँ पे जो वीडियोस होती है वो रोजाना अपलोड होती हैं, और उसी का अगर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर जाइए, इस वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे एक लाल कलर का बटन दिखेगा राज साइंस क्लासेस के बगल में, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर उसको दबाने के बाद आपको एक जो घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करके उस पर ऑल का जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं विकसित नहीं होती हैं, आप लोगों को मालूम है कि उसमें केंद्रक व्यवस्थित नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित जो होती हैं और जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में ही होती हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो है एग्जाम के लेवल से अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्वेश्चंस पूछते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछते हैं, यानी कि मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पूछते हैं, अंतर पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक लिखा गया है, क्या लिखा गया? प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पे यूकैरियोटिक, एक साइड प्रोकैरियोटिक एक साइड यूकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पे कोशिकाएं अपने आप से समझिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब इसमें जो अंतर है वो क्या है कि हम आप लोग को 5 अंतर बताएंगे, जिसमें से बोर्ड पर 3 को लिखा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे समझिए गौर से, क्योंकि नोट्स बनाना तो बहुत ही आसान बात है। इससे पहले भी बोल चुके हैं कि गूगल पे सभी प्रकार के जो ज्ञान है उपलब्ध है, लेकिन बिना किसी टीचर के, बिना किसी सहायता के कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जैसे कि कोशिकाएं होती हैं, उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का जो होता है आकार क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनका आकार छोटा होता है, यानी कि किनका आकार छोटा होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है? छोटा होता है। किनकी अपेक्षा? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो देखिए यहाँ पे इनका आकार बड़ा होता है। इनका मतलब समझ रहे हैं? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका जो जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में ही पाए जाते हैं, या विकसित जो जीव होते हैं उन्हीं के शरीरों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनका आकार क्या होता है? इनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 पर देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि क्या होती है? यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, मतलब इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें मतलब किनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ठीक है, इसके जो डिफिनीशन में ही है कि क्या इसमें कोशिकांग भी होते हैं। क्या होते हैं? विकसित तो होते ही हैं, लेकिन साथ में इसका कोशिकांग भी पाए जाते हैं। उसमें विकसित केंद्रक तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बोला है कि इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें किनमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो 2 हम लोगों ने डिफरेंस इसके बीच में जाना। अब तीसरा डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है अव्यवस्थित होती है, इनका केंद्रक अव्यवस्थित होता है। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है अव्यवस्थित होता है, इनमें कहीं भी मान लेंगे केंद्रक कहाँ पे होता है। ठीक है, और ये संगठित भी नहीं होती, अच्छी तरीके से संगठित भी नहीं होती। तो इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ये संगठित क्यों नहीं होती है? यहाँ पे जानते हैं संगठित मतलब एक तरफ से एकदम जुट क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इनमें जो गुणसूत्र क्या होता है? इनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो
इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और वही जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। इनमें मतलब समझ रहे हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। अब आइए यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है बहुत ही विकसित होती है और बहुत ही जटिल रचना वाले जो होती है शरीर, जीवों के शरीर में ही पाई जाती है। तो जब जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाई जाती है तो वो मजबूत होती है, यानी संगठित भी होती है। और इसका संगठित होने का ये कारण है कि इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जो कोशिकाओं को जो है, कोशिकाओं जीव द्रव्य जो हो गए, कोशिकाओं के केंद्रकों को संगठित करने के लिए यहाँ पे एक नहीं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इनमें का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाती हैं, इसके कारण जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित होती हैं। किनसे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से विकसित होती हैं। तो ये रहा तीन डिफरेंस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो डिफरेंस और भी हम बताएंगे इसमें का, ठीक है। तो आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तब तक दूसरा देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि तीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में का अंतर देखा था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में का तीन अंतरों को हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। अब आइए हम लोग चौथा देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। इसमें केंद्रक किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। पहली बात, इसमें केंद्रक होता ही नहीं है क्योंकि केंद्रक अव्यवस्थित होता है, यानी कि केंद्रक को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, यानी कि केंद्रक इसमें होता ही नहीं है। व्यवस्थित जब होबे करेगा, कोई स्थायी जगह पड़ेगा तब उसको केंद्रक माना जाएगा। हिलता डुलता रहता है, कहीं पे भी निकल जाता है, तो केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है, एक तरह से समझिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें केंद्रक किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। जैसे कि होता है कि ये कोशिका हो गया, अब ये जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक होता है एक झिल्ली से घिरा होता है ना जी। तो यहाँ पर जो होता है कि इस केंद्रक में, इसमें केंद्रक किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इसमें जो है केंद्रक किसी भी झिल्ली से क्या होता है, घिरा नहीं होता है। लेकिन उसी प्रकार इसमें देखिए, केंद्रक क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यहाँ पे केंद्रक जो क्षेत्र होता है वो एक झिल्ली द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। गौर से देखिएगा यहाँ पर कि केंद्रक जो क्षेत्र है एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या था, इनमें केंद्रक किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक क्षेत्र है एक झिल्ली से घिरा होता है, सॉरी घिरा होता है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा जो है क्या है, इनमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। वही तो बोल रहे थे हम कि इसमें केंद्रिका पाई नहीं जाती है क्योंकि ये अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनमें जो है केंद्रिका नहीं पाई जाती है, इनमें किन में, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन वही यूकैरियोटिक में है तो इनमें केंद्रिका पाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं केंद्रिका पाई जा रही है, इनमें केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है। आप लोग चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कोशिका की बनावट एवं आकार पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे, कोशिका की बनावट एवं आकार पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब कि हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। क्या देखा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखा। अब जो है कोशिका की बनावट एवं आकार के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं की जो है बनावट एवं आकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम जो है यहाँ पे जो हम कुछ बोलेंगे और आपको लगे कि उसको हमको नोट पॉइंट में लिखना है तो आप लोग चाहे तो उसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, खैर लेकिन उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर किसी को लगे कि लिखना है तो वो मेरे वीडियो को स्लो करके उसमें से लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। YouTube में आपका ये वर्जन दिया गया है कि आप किसी भी वीडियो को स्लो वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। स्लो वर्जन या हाई स्पीड में कर सकते हैं। कितने इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं जो वीडियो को है कि थोड़ा सा 1.25 के स्पीड कर देते हैं या फिर 1.50 के स्पीड कर देते हैं। कितने तो ऐसे महारथी होते हैं कि वो 2 गुना स्पीड में करके देखते हैं वीडियोस को। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई 2 गुना वीडियो करके देखता होगा तो चलता है। 1.25 करके हम लोग भी देखते थे यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम की कमी थी, तो ठीक है 12th में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी को नोट्स बनाना है तो वो चाहे तो स्लो कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो यहाँ पे सुनिएगा गौर से, अगर कोई पॉइंट लगे कि नोट करने लायक है तो उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जो है कोशिका की बनावट एवं आकार के बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कोशिका बनावट और आकार, ठीक है, कोशिका और बनावट और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिका को जो है बनावट के आधार पे, ठीक है, कोशिका को बनावट और आकार के आधार पे विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे गोलाकार भी होती हैं, चतुर्भुज भी होती हैं, चौकार भी होती हैं,
या फिर तुर्क रूपी भी होती हैं, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं षटकोणीय तो होती ही होती हैं। आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर जब खोज किए थे वैज्ञानिक ने तो उन्होंने क्या देखा हुआ था, मधुमक्खी के छत्ते के कर्क में एक षटकोणीय रचना को पाया हुआ था, निर्जीव षटकोणीय रचना को पाया हुआ था। उन्होंने उनका क्या कहा था, उन्होंने उन्हें क्या कहा था, उन्होंने उन्हें कहा था कोशिका, ये क्या है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोशिकाएं का नाम दिया था उनको। उसी प्रकार यहाँ पर है कि बनावट और रचना के आधार पर कितने हो गए, गोलाकार, चौकोर, तुर्क रूपी मतलब स्पाइनल सेप्स, ठीक है, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित है, ठीक है, मतलब बहुत आकार के होते हैं। अमीबा की कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। ये पॉइंट लिखने वाला है, अगर पूछ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में क्या है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। ऑप्शन में होगा अमीबा, ठीक है, फिर वगैरह वगैरह, तो अमीबा होगा, ऑप्शन में होगा अमीबा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों, और डी होगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पे गौर से नोट करके लिखिए यहाँ पे क्या कि अमीबा की कोशिका, ठीक है, अमीबा की कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होती है कि अमीबा, ठीक है, अमीबा की कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका के आकार बदलते रहते हैं, के आकार बदलते रहते हैं। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, कुछ बोला नहीं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे बोला अमीबा की कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त मतलब समझते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, ठीक है। रक्त कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, WBC एंड RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड WBC मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, और ये जो होती हैं श्वेत रक्त, वो जो होती है लाल रक्त कोशिकाएं, और RBC का मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं एंड WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो किसका आकार बदलता है, RBC का या WBC का? तो WBC का आकार बदलता है एवं अमीबा का कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है, ठीक है। कोशिकाओं के आकार एक सीमा तक उनके कार्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। कोशिका का कितना बड़ा आकार जो होगा, कोशिका कितना बड़ा उसका आकार होगा, उसकी जो कोशिका का कार्य करने की जो सीमा है ना वो दिखाएगा, ठीक है, कि कोशिका जितना उसमें कार्य करेगा ना उसका आकार उतना ही बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, अब किसी के पास देव है ही नहीं, ठीक है, जिसके पास डोरेसोल है वो जाके आराम से थोड़ा सा बोरा उठाएगा, एकदम 20 किलो 25 किलो का तो नॉर्मल आदमी उठा लेता है। अगर जो जाएगा 100 केजी 200 केजी का उठाएगा तो उस पर जचबो करेगा। वही कोई दुबला पतला आदमी जाएगा, कोई इस प्रकार का टाइप का आदमी जाएगा, कोई ऐसा दुबला पतला लकड़ी रखते जाएगा 100 टन उठाने, 100 किलो उठाने जाएगा ना, उसी में दब के मर जाएगा। तो इसी प्रकार है यहाँ पर कार्य पर आकार निर्भर करता है, ठीक है, कि जितना वो कार्य करने की उसमें क्षमता होती है ना उतना ही बड़ा कोशिकाओं का आकार होता है, ठीक है, ठीक है, निर्भर करता है। अलग अलग जीवों में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। बात सही है, अलग अलग जीवों में क्या होती है, इनकी संख्या अलग अलग कैसे होती है। हम लोगों में देखिए, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोग अलग जीव हैं, हम लोग विकसित हैं, जटिल रचनाओं वाले हैं। तो हम लोगों में एक कोशिका है क्या, 2 कोशिका है क्या, 10 कोशिका है क्या, 1000 क्या है, 10,000 है क्या, नहीं है, उससे भी कई ज्यादा है। इतना है कि हम लोग भी नहीं जानते कि हम लोगों के अंदर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन वही अमीबा और पैरामीशियम को लेकर ये कोशिकीय है, ये कोशिकीय है कि नहीं है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है क्या कि अलग अलग जीवों में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। बात सही है, कुछ कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती है ना कि उनको केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जाते हैं, और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, उतना छोटी होती है, ठीक है। उनका आकार लगभग 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1/100 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक की होती है, के बीच होती है। वही दूसरी ओर से ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर तक होता है। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं कितनी होती हैं, 1 मीटर तक लंबी होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोशिका नहीं देखा होगा तो अगर आपके घर में अगर बाई चांस आलू है, ठीक है, सभी के घर में आलू होता है, ऐसा नहीं किसी के घर में आलू नहीं है, सभी के घर में आलू क्या है, आलू जो है किसमें, आलू किसी घर में नहीं है, आलू सभी के घर में होता है। एक आलू को लीजिए, ठीक है, एक आलू को लीजिए, अब उसको क्या कीजिए, उस पर देखिए उसके छिलका पर कुछ काला काला टाइप का लगा होता है क्या, बूंदा बूंदा सा कहीं कहीं पे,
तो कोशिकाएं जो होती है ना वैसे ही दिखती है, एकदम छोटा सा होती है, काला आकार का दिखती है, ठीक है। या फिर इसको काटिएगा बीचे बीच तो किस आकार का हो जाएगा, एक इस आकार का हो जाएगा, एक इस आकार का हो जाएगा एंड एक इस आकार का हो जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर भी कुछ काला काला होता है जो वैसे ही उसी प्रकार का कोशिका, वही कोशिका नहीं होती है, उसी प्रकार की कोशिकाएं होती है, उतना ही छोटे छोटे और उतना ही काले काले होते हैं, ठीक है। तो होती है। और कभी कभी जो होता है हम लोग कभी कभी अगर देखे में अनदेखे में अगर कहीं पे गिर जाते हैं, कहीं साइकिल से गिर जाते हैं, कहीं मोटरबाइक से गिर जाते हैं, तो हम लोग का जो स्क्रैच आ जाता है यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप का स्क्रैच आ जाता है, तो उसको गौर से देखिएगा। अगर आपका अगर चमड़ा अगर बाई चांस हटे, भगवान खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है उसका अगर यहाँ से चमड़ा हट जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मांस दिखता है तो वहाँ पे कुछ काला 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 बुंदा करके दिखाई देता है, वही होता है कोशिका, ठीक है, वही होता है कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर देखते हैं क्या कि मतलब कोशिका की जो सूक्ष्म रचना है, ठीक है, कोशिका बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है, और इसके बारे में हमको संपूर्ण अध्ययन कब हो पाया और किसके वजह से हो पाया वो हम देखते हैं। तो क्या है कि कोशिका की जो सूक्ष्म रचना है, ठीक है, तो कोशिका के आंतरिक रचना का विस्तृत अध्ययन तभी संभव हो पाया था। आंतरिक रचना मतलब समझते हैं, ये कोशिका हो गया, ठीक है, इसके अंदर की भी अब रचना देखनी है हमको। तो ये कोशिका जो है ये खुद इतनी सी था जो साधारण आंख से जल्दी दिखता नहीं था, ठीक है, और इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता था। अब इसके अंदर भी अब हमको झांक के मालूम करना था क्या कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये तब संभव हो पाया, कब संभव हो पाया, जब 1932 ईस्वी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ने, ठीक है, जर्मन के एक वैज्ञानिक एम नॉन और ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की, ठीक है, जिससे बहुत ही छोटे जो चीज था उसका हम लोग 1000 गुना आवर्धित रूप देख सकते थे, ठीक है। अगर इतनी सा भी छोटा सा भी चीज है ना तो उसका 1000 गुना 1 लाख गुना आवर्धित रूप हम लोग देख सकते थे, लाख गुना आवर्धित रूप देख सकते थे। तो वही कोशिका की सूक्ष्म रचना में यही बताया गया है कि कोशिका के आंतरिक रचना का विस्तृत अध्ययन तब संभव हो पाया कि कोशिका के आंतरिक रचना यानी कि ये जो कोशिका थी इसके अंदर की रचना जो थी, आंतरिक रचना का विस्तृत अध्ययन, पहले से तो मालूम था कि केंद्रक होता है, इसमें जीव द्रव्य होता है, लेकिन पूरा खोल के इसके अंदर के पूरा चीज का विस्तृत अध्ययन तब संभव हो पाया जब सन 1932 ईस्वी में जर्मनी के एम नॉल और ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठेंगे, कहेंगे कि क्या कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना किसने की और कब की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना एम नॉल और ई रस्का ने सन 1900 कितना में किया था, 32 ईस्वी में किया था। ये नोट पॉइंट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और इससे भी पूछा जा सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कितना किसी वस्तु का कितना गुना आवर्धित रूप देखा जा सकता था, तो 1 लाख गुना आवर्धित रूप उसका देखा जा सकता था, जिसके कारण ही जो कोशिका होती है इतनी छोटी उसका 1 लाख गुना आवर्धित रूप देखा गया और उसके अंदर का सारा चीज है, उसके अंदर का पूरा तरीका विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या इसके लिए फायदा है और क्या इसमें जो मानव के लिए घाटा हो सकता है, क्या मानव के लिए जो है कि दर्दनाक हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोशिका की सूक्ष्म रचना के अंतर्गत यही आया कि कोशिका के आंतरिक रचना का विस्तृत अध्ययन तब संभव हो पाया जब सन 1932 ईस्वी में जर्मनी के एम नॉल और ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की। यहाँ पे ये दो नाम याद रखिएगा, एम नॉल और ई रस्का। क्या एम नॉल ठीक है एंड ई रस्का एंड क्या ई रस्का, इस दो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कब खोज किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, 1932 ईस्वी में। कब किया था खोज, 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जर्मनी के एम नॉल और ई रस्का ने किया था। क्वेश्चन इस प्रकार भी घुमा कर पूछ सकता था कि सूक्ष्मदर्शी के खोज करने वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज करने वाले किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और ये भी पूछता है कि इससे कितना गुना लगभग में देखा जा सकता था आवर्धित रूप, तो इससे लगभग 1 लाख गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता था। किसी भी चीज का 1 लाख लगभग 1 लाख गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता था। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आपके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, उसके बाद कोशिकाओं की आकार और बनावट के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कोशिका की जो सूक्ष्म रचना है
ठीक है। ये इसका जो विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत अध्ययन कब हो पाया, किसकी वजह से हो पाया, और इलेक्ट्रॉन संदर्भ की रचना किसने की, इससे कितने गुना आवर्धित प्रतिबिंब लगभग में देखा जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो पर अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों के पास जो है ऐसा ही वीडियो का जो डेली नोटिफिकेशन है वो बहुत सबसे पहले ही आप लोग के पास पहुंच सके। तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, इस वीडियो से विदा लेता हूँ, इस वीडियो में प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के विश्वास है हम पर, आप लोग का ऐसे ही हम लोग का सहारा दीजिए, ऐसे ही आप लोग लाड़ प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को, और बहुत ही अच्छा व्यूज जा रहा है इस चैनल पर, ठीक है। तो हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।